सूरज की सुनहरी पहली किरणें जैसे ही देवगढ़ के सूखे मैदानों पर फैली, चिड़ियों की मधुर चहचहाहट ने गांव के गहरे सन्नाटे को तोड़ना शुरू कर दिया। बरसों से सूखा झेल रहा यह छोटा सा गांव आज भी अपनी दिनचर्या में जागने लगा था। गांव के बाहरी छोर पर जहां मरुस्थल की रेत गांव की मिट्टी से मिलती थी, दो मिट्टी के घर आमने सामने खड़े थे, जैसे दो प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को निहार रहे हों। इन दोनों घरों में रहने वाली औरतों की कहानियां इतनी विपरीत थी, जितना दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, सच्चाई और झूठ। एक घर में रहती थी फुलवा, जिसका नाम उसके गोलमटोल चेहरे से पड़ा था। 30 वर्ष की इस औरत के चेहरे पर हमेशा थकान के निशान दिखते, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कभी बुझती नहीं थी। उसके हाथों की रेखाएं मेहनत की गवाही देती और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान हमेशा तैरती रहती, जैसे वह दुनिया की हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो। फुलवा बेटी, जरा पानी पिला दे, माई की कमजोर आवाज अंदर से आई। माई, जिन्हें पूरा गांव इसी नाम से जानता था, फुलवा की सास थी। 60 से ऊपर की उम्र में भी उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो शायद फुलवा ने उनसे ही सीखी थी। फुलवा, जो चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, तुरंत उठी और मिट्टी के कलश से एक गिलास पानी भरकर माई के पास पहुंची। उसने माई के सिर के नीचे अपना हाथ रखा और उन्हें थोड़ा सा उठाकर पानी पिलाया। माई, आज आपने दवा ली? फुलवा ने प्यार से पूछा, उनके बालों को सहलाते हुए। माई ने पानी पीकर गिलास वापस करते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, ले ली। तू अपनी चिंता कर, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर इतनी भी कमजोर नहीं कि अपनी देखभाल न कर सकूं। फुलवा ने हल्के से उनके माथे पर चुंबन दिया और वापस चूल्हे पर लौट गई, जहाँ रोटी जल रही थी। अरे, जल गई, वह बुदबुदाई और जल्दी से रोटी को पलटा। सड़क के दूसरी तरफ के घर से आती तेज आवाजें फुलवा और माई दोनों के कानों में पड़ी। तुम निकम्मे हो, सारा दिन खाट पर पड़े रहते हो। एक महिला की चीखती आवाज आई, जिसके बाद किसी बर्तन के गिरने की आवाज सुनाई दी। यह कमली थी, फुलवा की उम्र की ही औरत, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल विपरीत। कमली का तेज घूंघट वाला चेहरा घर के बाहर कम ही दिखता, लेकिन जब भी दिखता उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी झलकती। उसका घर एक असंगठित अव्यवस्था का प्रतीक था। दरवाजा हमेशा अधखुला, आंगन में बिखरे बर्तन और एक अजीब सी बदबू हवा में तैरती रहती, जैसे दिनों से कोई सफाई न हुई हो। सोनू बेटा, उठो, स्कूल का समय हो गया है, फुलवा ने अपने 8 साल के बेटे को जगाते हुए कहा, जो अभी तक कंबल में छिपा हुआ था। माँ, आज नहीं जाऊंगा, सोनू ने कंबल में से ही मुंह निकालकर कहा। मुझे बुखार है। फुलवा ने उसके माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराई। बेटा, तुम्हें कोई बुखार नहीं है, यह सिर्फ आलस है। उठो और नहा धोकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे बाबा जब शहर से आएंगे तो क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चला कि उनका बेटा स्कूल नहीं जाता। सोनू के चेहरे पर अपने पिता का जिक्र सुनकर चमक आ गई। वह तुरंत उठ बैठा और अपनी आंखें मलने लगा। बाबा कब आएंगे माँ? उसने उत्सुकता से पूछा। फुलवा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जल्द ही बेटा, अब जाओ, तैयार हो जाओ। उधर दूसरे घर से कमली की आवाज फिर गूंजी। अरे सुनो जगत, तुम्हारा बाप यहाँ नौकर नहीं है, उठो और कुएं से पानी भर लाओ। तुम ही जाओ, मैं थका हुआ हूँ। उसके पति जगत का जवाब आया, जिसमें आलस्य साफ झलक रहा था। कमली बाहर निकली, उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने अपने बिखरे बालों को संवारा और पड़ोस की ओर देखा, जहां फुलवा अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। कमली के दिमाग में कुछ चला और वह अंदर चली गई, मुंह में ही कुछ बुदबुदाती हुई। फुलवा ने सोनू का टिफिन पैक किया और उसे गले लगाया। अच्छे से पढ़ना, समझे, और गुरुजी को मेरा प्रणाम कहना। सोनू ने सिर हिलाया और स्कूल की ओर चल दिया, छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपने हाथों में किताबों का बैग लटकाए। फुलवा अब एक बड़ा सा मटका उठाकर पानी भरने के लिए कुएं की ओर चलने लगी। मरुस्थल के बीच स्थित यह कुआं गांव से थोड़ी दूर था और यह यात्रा रोज की थी, सुबह और शाम, कभी कभी दोपहर में भी। आज सुबह सुबह ही निकल पड़ी। रास्ते में मिली गंगा चाची ने पूछा, जो अपनी भैंस चरा रही थी।
हाँ चाची, आज धोबी आएगा और कपड़े धोने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। फुलवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटी, तुम्हारा किशन कब लौटेगा? गंगा चाची ने एक माँ की चिंता से अगला सवाल किया। फुलवा के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। वह कह रहा था कि अगले महीने आएगा, लेकिन कहीं व्यस्त हो गया है। बस भगवान करे जल्दी आ जाए। आ जाएगा बेटी, धैर्य रखो। गंगा चाची ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह बहुत मेहनती लड़का है। फुलवा ने सिर हिलाया और मटके को सिर पर संतुलित करके आगे बढ़ गई। रास्ते में उसने देखा कि कमली भी उसका पीछा कर रही है, अपने हाथों में एक टूटा हुआ मटका लिए। फुलवा ने अनजान बनने का फैसला किया और अपनी गति बढ़ा दी। कुएं पर पहुंचकर फुलवा ने अपने मटके को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे कुएं में उतारा। पानी भरता हुआ मटका भारी हो गया और फुलवा ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। क्या मैं मदद कर दूं? एक आवाज आई और फुलवा ने पीछे मुड़कर देखा। गांव का नौजवान रमेश था, सरपंच का बेटा। नहीं धन्यवाद, फुलवा ने शालीनता से मना कर दिया। मैं कर लूंगी, तुम हमेशा ऐसा ही कहती हो। रमेश मुस्कुराया। किशन भाई को पता है कि उसकी पत्नी कितनी स्वाभिमानी है। फुलवा ने शर्माते हुए नीचे देखा और अपना मटका सिर पर रखा। तुम्हारे पिता कैसे हैं? उसने बात बदलते हुए पूछा। रमेश का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वे ठीक हैं, लेकिन उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती। वृद्धावस्था का असर है। फुलवा ने सहानुभूति से सिर हिलाया और चलने लगी। माई के लिए जड़ी बूटी का काढ़ा है मेरे पास, उन्हें भी ला दूंगी। रमेश ने सिर हिलाया और अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए कुएं के पास ही खड़ा रह गया। कमली, जो अब तक पीछे छिपी हुई थी, आगे आई और अपने मटके को कुएं में उतारने लगी। उसके चेहरे पर शरारत थी। ओह रमेश, उसने मिठास से कहा, तुम यहाँ हो, जरा मदद करोगे? मुझसे यह भारी मटका नहीं उठता। रमेश को मदद करनी ही पड़ी, हालांकि उसके चेहरे पर असहजता साफ दिखाई दे रही थी। वैसे कमली ने अपने बाल संवारते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने सुना है कि फुलवा के घर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। रमेश ने भौहें उठाईं। क्या मतलब? कुछ नहीं, कमली ने रहस्यमय ढंग से कहा। बस वह रात को अजीब अजीब आवाजें करती है और उसका बेटा स्कूल में बच्चों को डराता है। कहता है कि उसकी माँ में जादू है। रमेश ने कमली को गंभीरता से देखा। कमली, ये झूठी बातें मत फैलाओ। फुलवा एक सम्मानित महिला है। कमली ने अपने होंठ चपकाए और मटका उठाकर चल दी। तुम नहीं समझोगे रमेश, कुछ चीजें दिखने से परे होती हैं। रमेश ने सिर हिलाया और अपनी बकरियों की ओर लौट गया, मन ही मन सोचते हुए कि गांव में कमली जैसी औरतों की वजह से कितनी कहानियां बनती और बिगड़ती हैं। फुलवा घर पहुंची और मटका नीचे रखा। उसने अपनी पीठ सीधी की और गहरी सांस ली। रोज सुबह और शाम का यह सफर उसके शरीर को थका देता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। माई, पानी आ गया, उसने अंदर जाकर कहा। माई अब तक उठकर बैठ गई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी थोड़ा आराम कर ले, तू दिन रात काम करती रहती है। फुलवा हंसी। आराम के लिए समय कहाँ है माई, अभी तो गेहूं पीसना है, फिर दोपहर का खाना बनाना है, फिर गुड्डू स्कूल से आएगा। माई ने दुख से सिर हिलाया। काश किशन जल्दी लौट आए तो तेरा बोझ कम हो जाएगा। फुलवा ने माई के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, चिंता मत करो माई, हम सब ठीक हैं। भगवान ने हमें इतना दिया है, उनका शुक्र है। उसी समय अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कमली के घर से चीखने की आवाज आई। अरे ओ जगत, बोल रही हूँ तुझसे, इस घड़े का क्या करूँ? फूट गया है। फुलवा और माई एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराईं। कमली का घर हमेशा से ही शोर और अव्यवस्था का केंद्र रहा था। ईश्वर उस घर में भी शांति दे, माई ने कहा। सच में अशांत मन से बड़ा कोई दुख नहीं होता। फुलवा ने सहमति में सिर हिलाया और अपना काम जारी रखा, जबकि कमली के घर से आने वाला शोर शाम तक जारी रहा, जैसे वहाँ का नियम ही हो। धूप ढलने के साथ ही गांव में शाम की शांति छाने लगी थी। फुलवा अपने आंगन में बैठी सोनू को पढ़ा रही थी, जबकि माई उनके पास ही शाम की प्रार्थना में लीन थी। अचानक दूर से आते धूल के बादल ने उनका ध्यान खींचा। कोई आ रहा है।
सोनू ने अपनी किताब बंद करते हुए उत्सुकता से कहा। फुलवा ने आंखें सिकोड़कर देखा। दूर से एक आदमी आ रहा था, धीमे कदमों से थका हुआ सा। उसका दिल एक पल के लिए धड़का, क्या किशन लौट आया है? लेकिन जैसे ही आकृति पास आई उसने पहचान लिया यह किशन ही था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग था, एक अजीब सी छाया थी। बाबा, बाबा आ गए, सोनू खुशी से चिल्लाया और दौड़कर अपने पिता की ओर भागा। किशन ने सोनू को गोद में उठा लिया, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो हमेशा होती थी। वह धीरे धीरे फुलवा और माई के पास आया। किशन, तुम इतनी जल्दी? तुमने तो कहा था अगले महीने आओगे, फुलवा बोली, उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। किशन ने सोनू को नीचे उतारा और थकान से चूर चारपाई पर बैठ गया। पानी, पानी दे दो, उसने कहा। फुलवा तुरंत अंदर गई और एक गिलास पानी लेकर लौटी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसने किशन के चेहरे को देखते हुए पूछा। किशन ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठाकुर ने अपना खेत बेच दिया है। नए मालिक मशीनें लगाएंगे खेत में, इसीलिए उन्होंने सारे मजदूरों को निकाल दिया। फुलवा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह उनके छोटे से परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। ठाकुर के खेत में काम करके ही किशन उनके परिवार का पेट पालता था। क्या? फुलवा के मुंह से बस इतना ही निकला। उसकी आंखों में डर और चिंता थी। माई ने किशन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ईश्वर जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोलते हैं। घबराओ मत माई, गांव में कोई काम नहीं है अब, किशन ने निराशा से कहा। सूखा पड़ने से सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ठाकुर ने भी इसी कारण अपना खेत बेचा है। अब हम क्या करेंगे? फुलवा ने धीरे से पूछा। किशन ने उसके हाथ थामे और गहरी नजरों से देखा। मुझे शहर जाना होगा काम की तलाश में। ऐसा सुना है कि वहाँ कारखानों में मजदूरों की जरूरत है। शहर? फुलवा की आवाज कांप गई। वह तो बहुत दूर है, और वहाँ रहने का क्या, खाने का क्या? मेरा एक दोस्त है वहाँ, रामलाल, वह मदद करेगा, किशन ने आश्वस्त करते हुए कहा, हालांकि उसकी आंखों में भी अनिश्चितता थी। तो तुम फिर से जाओगे? सोनू की आवाज में निराशा थी, उसका उत्साह अब गायब हो चुका था। किशन ने सोनू को गले लगाया और उसके सिर पर चुंबन दिया। हाँ बेटा, लेकिन इस बार मैं जल्दी लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो तेरे लिए शहर से खिलौने लाऊंगा। सोनू के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई, लेकिन वह पूरी तरह से खुश नहीं दिखा। फुलवा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह जानती थी कि इस समय उसे मजबूत रहना है, खासकर सोनू और माई के सामने। उसी शाम जब सोनू सो गया और माई भी अपनी कोठरी में विश्राम कर रही थी, फुलवा और किशन अपनी छत पर बैठे थे, आसमान में चमकते तारों को देखते हुए। मैं डरती हूँ किशन, फुलवा ने अपने पति की बाह पकड़ते हुए कहा। गांव में अकेली औरत होना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, किशन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। लेकिन तुम साधारण औरत नहीं हो फुलवा, तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो मुझे भी हैरान करती है। और कमली का क्या, वह हमेशा परेशान करती रहती है, फुलवा ने चिंता व्यक्त की। किशन का चेहरा गंभीर हो गया। वह और उसका निकम्मा पति, उनसे सावधान रहना, वे ईर्ष्या करते हैं हमसे क्योंकि हम मेहनती हैं और उनके जैसे आलसी नहीं। फुलवा ने सिर हिलाया और आसमान की ओर देखा, जहां पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक के साथ गांव को रोशन कर रहा था। एक बात और, किशन ने फुलवा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने अपनी थोड़ी बचत मिट्टी के घड़े में छिपा रखी है, जो भंडार कक्ष में दीवार में गड़ा है। आपात स्थिति के लिए है, किसी को बताना मत। फुलवा ने चौंक कर किशन की ओर देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। इस कठिन समय में हर छोटी बचत किसी खजाने से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह किशन जाने की तैयारी में था। उसने अपने कपड़े एक पुराने गमछे में बांधे और सोनू को गले लगाया, जो अभी अभी नींद से जागा था। बेटा, मेरे जाने के बाद तू ही घर का मर्द है, अपनी माँ और दादी का ख्याल रखना, किशन ने सोनू के कंधों पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा। सोनू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मर्दानगी से उन्हें रोकते हुए सिर हिलाया। हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। किशन ने माई के चरण छुए, जो दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही थी।
उनकी आंखों में भी आंसू थे। फुलवा ने अपने पल्लू से आंसू पोंछे और एक छोटी सी पोटली लेकर आई। इसमें रोटी और आलू की सब्जी है, रास्ते में खा लेना, उसने कहा और फिर हिचकते हुए अपने पल्लू की गांठ से कुछ सिक्के निकाले। ये मैंने बचाकर रखे थे, शायद काम आए। किशन ने पैसे लेते हुए फुलवा के हाथ थामे और उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे लिए और सोनू के लिए वापस आऊंगा, यह मेरा वादा है। फुलवा ने अपने आंसुओं को रोकते हुए सिर हिलाया। किशन ने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और धीरे से कानों में कहा, और हाँ, कमली से सावधान रहना, वह बहुत चालाक है। फुलवा ने सिर हिलाया और किशन को जाते हुए देखा। जैसे जैसे सूरज पूरब में उगता जा रहा था, उसके कदम धीरे धीरे गांव से दूर जा रहे थे। उस सुबह पड़ोस की खिड़की से यह सब देख रही कमली के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान खेल गई। अब मजा आएगा, वह खुद से बुदबुदाई। अब देखते हैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी कितने काम आती है फुलवा रानी। उसका पति जगत अभी भी चारपाई पर लेटा उसकी ओर देख रहा था। क्या मामला है, क्यों हंस रही हो अकेले अकेले? कुछ नहीं, कमली ने उसे झिड़कते हुए कहा। बस देख रही थी कि हमारी पड़ोसन का पति उसे छोड़कर चला गया। जगत ने उठकर बैठते हुए उत्सुकता से पूछा। हाँ, अब अकेली औरत क्या करेगी? 3 लोगों का पेट कैसे भरेगी? कमली ने रहस्यमय ढंग से कहा। और सबसे मजेदार बात यह है कि उनके पास कुछ पैसे छिपे हुए हैं। मैंने कल रात किशन को कहते सुना था। जगत की आंखों में चमक आ गई। कहाँ छिपे हैं, ये तो पता लगाना होगा, कमली ने कहा। लेकिन पहले मुझे एक योजना बनानी है फुलवा को सबक सिखाने के लिए। किशन के जाने के 1 हफ्ते बाद फुलवा के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। अब उसे न केवल अपने परिवार की देखभाल करनी थी, बल्कि घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। और जैसा कि किशन ने आशंका जताई थी, कमली की तरफ से परेशानियां बढ़ गईं। एक सुबह जब फुलवा भोर से पहले ही उठकर चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही थी, उसे अपने आंगन से आती किसी आहट का आभास हुआ। वह चौंकी और बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है वहाँ? उसने आवाज दी, हालांकि उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी। जब कोई जवाब नहीं आया तो फुलवा ने अपने डर को पी लिया और अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाद में जब वह कुएं से पानी लेकर लौट रही थी, उसने देखा कि उसके आंगन में बंधी बकरी की रस्सी कटी हुई थी और बकरी गायब थी। ओह नहीं, वह चीखी। मटका जमीन पर रखते हुए वह तुरंत अपनी सास के पास गई। माई, हमारी बकरी गायब है, रस्सी कटी हुई है। माई, जो अभी अभी जागी थी, चौंक गई। क्या? किसने ऐसा किया होगा? फुलवा को तुरंत शक हुआ, लेकिन वह बोली नहीं। उसने बस आंगन में जाकर दोबारा जांच की। निशान साफ थे, किसी ने रात में आकर बकरी चुरा ली थी। सोनू, जल्दी से तैयार हो जाओ। फुलवा ने अपने बेटे को आवाज दी। हमें सरपंच के पास जाना है। क्या हुआ माँ? सोनू ने नींद से जागकर अपनी आंखें मलते हुए पूछा। हमारी बकरी चोरी हो गई है बेटा, फुलवा ने उदासी से कहा। वही बकरी जिससे तुम्हारे लिए दूध आता था। सोनू के चेहरे पर गुस्सा उभरा। कौन चोर है माँ? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। फुलवा ने सोनू का सिर सहलाया। पहले हमें पता करना होगा बेटा। वे सरपंच के घर पहुँचे, जहाँ वह अपनी विशाल हवेली के आंगन में नाश्ता कर रहे थे। सरपंच मुखिया राम 50 वर्ष के एक मोटे रोबीले आदमी थे, जिनकी आंखों में हमेशा लालच झलकता था। सरपंच जी, मैं आपसे कुछ शिकायत करना चाहती हूँ, फुलवा ने विनम्रता से कहा और अपने सिर का पल्लू ठीक किया। बोलो फुलवा, क्या बात है? सरपंच ने अपने मुंह में एक बड़ा सा निवाला ठूंसते हुए पूछा। मेरी बकरी चोरी हो गई है रात में, फुलवा ने बताया। किसी ने रस्सी काट दी है। सरपंच ने अपनी मूंछों को मरोड़ा और सोनू की ओर देखा। तुम्हारा बाप कहाँ है लड़के? वह शहर गए हैं काम की तलाश में, सोनू ने अपनी माँ के पास खड़े होकर दृढ़ता से कहा। सरपंच ने फुलवा को ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा, तो किशन शहर गया है और तुम्हारी बकरी चोरी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। देखो, इस गांव में चोरियां बहुत कम होती हैं। शायद बकरी खुद ही भाग गई हो।
नहीं सरपंच जी, फुलवा ने दृढ़ता से कहा, रस्सी काटी गई है, मैंने खुद देखा है। सरपंच ने अपने मुंह को पोंछा और एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैं देख लूंगा, लेकिन तुम अभी अकेली हो फुलवा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। गांव में तरह तरह के लोग हैं। फुलवा ने महसूस किया कि सरपंच बहुत मदद नहीं करेगा। वह धन्यवाद कहकर सोनू का हाथ पकड़े हुए वापस लौट गई। वे कुछ नहीं करेंगे है ना माँ? सोनू ने समझदारी से पूछा। फुलवा ने अपने बेटे को देखा जो अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व लग रहा था। शायद नहीं बेटा, लेकिन हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। घर लौटते समय उन्होंने देखा कि कमली एक शरारत भरी मुस्कान के साथ अपने दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। अरे फुलवा, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? कमली ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है? फुलवा ने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ा कड़वापन था। अरे मुझे कैसे पता होगा? कमली ने अनजान बनते हुए कहा। फुलवा ने कमली को एक पल के लिए घूरा और फिर अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ गई। वह जानती थी कि कमली ही इसके पीछे है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अगले कुछ दिनों में फुलवा ने देखा कि उसके घर के आसपास कुछ और घटनाएं हो रही थीं। एक दिन उसकी कुछ लकड़ियां गायब हो गईं। अगले दिन उसका मटका बिना किसी कारण के टूट गया और फिर एक दिन जब वह घर लौटी तो पाया कि उसका दरवाजा अंदर से खुला था, हालांकि उसने उसे बंद किया था। माई, मुझे लगता है कि कोई हमारे घर की निगरानी कर रहा है, फुलवा ने एक शाम चिंता भरी आवाज में अपनी सास से कहा। माई ने फुलवा के हाथ पर अपना हाथ रखा। बेटी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें कुछ करना होगा। उसी रात एक अजीब सी आवाज ने फुलवा की नींद तोड़ी। वह चौंक कर उठी और अंधेरे में कान लगाकर सुनाया उनके घर के पीछे से आ रही थी। उसने चुपके से एक लकड़ी उठाई और धीरे से बाहर की ओर बढ़ी। बाहर चांदनी रात में उसने एक आकृति देखी जो उनके घर के पीछे की दीवार को छू रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फुलवा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके अंदर डर की जगह एक अजीब सा गुस्सा उभरने लगा। रुक जाओ! वह जोर से चिल्लाई और लकड़ी उठाकर आकृति की ओर दौड़ी। आकृति चौंकी और तुरंत भागने लगी, लेकिन चांदनी में फुलवा ने पहचान लिया, यह जगत था, कमली का पति। चोर! चोर! फुलवा चिल्लाई और लकड़ी हवा में लहराती हुई उसके पीछे दौड़ी। जगत की हड़बड़ाहट में उसके हाथ से कुछ गिरा, एक छोटा सा औजार जिसे फुलवा ने पहचान लिया कि यह कुदाल था, जिससे वह दीवार खोदने की कोशिश कर रहा था। तुम हमारी दीवार क्यों खोद रहे थे? फुलवा ने गुस्से में जगत से पूछा, जो अब अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया था। मुझे कुछ नहीं पता, जगत हकलाया। मैं वहां सिर्फ तभी नींद में ऊँघने का नाटक करती हुई कमली दरवाजे पर आई। क्या हो रहा है? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो फुलवा? तुम्हारा पति मेरे घर की दीवार खोद रहा था, फुलवा ने आरोप लगाया। क्या बकवास है? कमली ने झूठी हैरानी जताई। वह क्यों ऐसा करेगा? यही तो मैं तुम दोनों से पूछना चाहती हूँ, फुलवा गुस्से से बोली। पहले मेरी बकरी, फिर लकड़ियाँ और अब यह। क्या चाहते हो तुम लोग? जगत और कमली एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कि दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ना चाहते हों। अगर फिर कभी मेरे घर के आसपास नजर आए तो, फुलवा ने लकड़ी हिलाते हुए धमकी दी। तो क्या? कमली ने चुनौती दी। अब उसकी आवाज में भी गुस्सा था। तुम क्या करोगी? तुम एक अकेली औरत हो और तुम्हारा पति भी नहीं है यहाँ। किससे डराती हो हमें? फुलवा के अंदर का गुस्सा और भड़क उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने देखा कि उसके पीछे सोनू खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। माँ, क्या हो रहा है? उसने अपनी छोटी सी आवाज में पूछा। फुलवा ने अपना गुस्सा पी लिया और सोनू के पास गई। कुछ नहीं बेटा, बस कुछ शरारती लोग हैं। चलो अंदर चलते हैं। वह सोनू को लेकर अंदर चली गई, लेकिन उसने सुना कि कमली पीछे से कह रही थी, हाँ भाग जाओ डरपोक। अंदर जाकर फुलवा ने देखा कि माई भी जाग गई थी और चिंता से उन्हें देख रही थी। क्या हुआ बेटी? माई ने पूछा। सोनू के सो जाने के बाद फुलवा ने पूरी घटना माई को बताई। हमें कुछ करना होगा माई, फुलवा ने दृढ़ता से कहा। हम इस तरह नहीं रह सकते, माई ने सोचते हुए कहा। तुम्हारे पास वह लकड़ी है जिससे तुमने उन्हें डराया,
शायद हमें इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। फुलवा ने उस लकड़ी को देखा। यह एक मोटी मजबूत लकड़ी थी जो उसने घर के बाहर से उठाई थी। लकड़ी में एक अजीब सी बनावट थी, जैसे किसी पुराने पेड़ की शाखा हो, टेढ़ी मेढ़ी लेकिन मजबूत। हाँ, फुलवा ने लकड़ी को सहलाते हुए कहा, यह मेरी सोटी होगी, मेरा हथियार। अगले दिन सुबह सोनू स्कूल से एक और मोटी लकड़ी लेकर आया। माँ देखो, मैं स्कूल के पीछे से यह सोटी लाया हूँ, उसने गर्व से कहा, ताकि आप मुझे न मारें। यह बहुत मोटी है। फुलवा ने सोटी को देखा और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। यह सोटी अब मेरा हथियार होगी, उसने सोचा, और अब कोई भी हमारे घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह सोटी लेकर बाहर गई और अपने आंगन में खड़ी हो गई, सोटी को हवा में घुमाते हुए जैसे अभ्यास कर रही हो। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी और उसकी आंखों में एक नई चमक। पड़ोस से झांकती कमली ने यह देखा और अपने पति को बुलाया। देखो वह क्या कर रही है, अब वह सोटी से हमें डराना चाहती है। जगत ने डरते हुए खिड़की से झांका। उस औरत में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? वह तो हमेशा इतनी शर्मीली और डरपोक थी। यह सब उस सोटी की वजह से है, कमली ने फुसफुसाते हुए कहा। देखो कैसे वह उसे घुमा रही है जैसे कोई योद्धा हो। यह स्वाभाविक नहीं है, यह जरूर जादू टोना है। जगत ने अपनी पत्नी की ओर आश्चर्य से देखा। जादू टोना? हाँ, कमली ने रहस्यमय अंदाज में कहा, और मुझे पता है कि हमें अब क्या करना है। उसकी आंखों में एक नई योजना का संकेत था और इस बार वह फुलवा को सिर्फ परेशान ही नहीं करना चाहती थी, वह उसे गांव से बाहर करना चाहती थी। कमली को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके अंदर प्रतिशोध की आग भड़क उठी थी जो दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। वह खिड़की से देखती रहती कि कैसे फुलवा हर सुबह अपनी सोटी लेकर घर के चारों ओर चक्कर लगाती, जैसे अपने क्षेत्र की सीमा तय कर रही हो। अब इस फुलवा को सबक सिखाना होगा, उसने एक शाम अपने पति से कहा, जो अभी भी फुलवा की सोटी के डर से असहज था। छोड़ दो ना कमली, जगत ने चिंतित होकर कहा। फुलवा से पंगा लेना ठीक नहीं, वह हमसे कुछ नहीं मांगती, बस अपने घर की रक्षा करती है। कमली ने अपने पति को तीखी नजर से देखा। तुम कितने कायर हो, एक औरत से डरते हो, शर्म नहीं आती? मैं उससे नहीं डरता, जगत ने अपनी पतली छाती फुलाते हुए कहा। बस वह सोटी, उसमें कुछ अजीब है। हाँ वही तो, कमली की आंखें चमकी। वह सोटी, उसमें जादू है। देखा नहीं तुमने कैसे फुलवा का व्यवहार बदल गया है? वह पहले कितनी डरपोक थी और अब वह हमें धमकाती है। तो क्या करें? जगत ने पूछा। अब उसकी आंखों में थोड़ी उत्सुकता थी। हमें सरपंच के पास जाना होगा, कमली ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। उन्हें बताना होगा कि फुलवा जादू टोना करती है। गांव में इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? जगत ने अपनी पत्नी की चाल पर रुचि दिखाई। और अगर वे हमारी बात नहीं मानते? वे मानेंगे, कमली ने आत्मविश्वास से कहा। मैं जानती हूँ कि सरपंच फुलवा को देखकर क्या सोचते हैं। उनकी नजर अच्छी नहीं है उस पर, और जब तक किशन दूर है वे फुलवा का उपयोग करना चाहेंगे। जगत ने समझते हुए सिर हिलाया। तो तुम सरपंच के स्वार्थ का फायदा उठाओगी? बिल्कुल, कमली ने अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा। और जब फुलवा को गांव से निकाल दिया जाएगा तो उसका घर हमारा होगा। जगत ने बात पूरी की। अब उसकी आंखों में भी लालच था। अगले दिन कमली सरपंच के घर गई, अपने साथ एक टोकरी ताजे अंडे लेकर जो उसने अपनी पड़ोसन से चुराए थे। सरपंच जी, आपके लिए एक छोटा सा उपहार, कमली ने अंडों की टोकरी आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर नकली विनम्रता थी। सरपंच अंडों को देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद बेटी, क्या बात है आज इतनी दयालुता? सरपंच जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कमली ने घूंघट थोड़ा आगे खींचते हुए शर्मीली औरत का नाटक करते हुए कहा। बोलो बेटी, क्या बात है? सरपंच ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। वो फुलवा है ना, मुझे अब उससे डर लगता है, कमली ने धीरे से कहा, मानो कोई बड़ा रहस्य बता रही हो। जब से उसका पति शहर गया है वह बदल गई है, वह जादू टोना करने लगी है। सरपंच ने भौहें उठाईं। क्या जादू टोना? हाँ सरपंच जी,
कमली ने आवाज धीमी करते हुए कहा, उसके पास एक सोटी है, एक अजीब सी लकड़ी। वह उसे घुमाती है और रात में अजीब अजीब आवाजें निकालती है। मेरा पति भी डरता है उससे। सरपंच ने रुचि दिखाई। क्या यह सच है? एक औरत इतनी हिम्मत दिखाए? हाँ सरपंच जी, सच्ची। मैं उसकी पड़ोसन हूँ, मैं सब जानती हूँ। कमली ने आगे कहा, और उसकी सास भी इसमें शामिल है। वे दोनों मिलकर कुछ काला जादू कर रही हैं। पता नहीं क्या होगा हमारे गांव का। सरपंच ने गंभीरता से सोचा। वह जानता था कि कमली झूठ बोल रही है या कम से कम बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रही है, लेकिन यह मौका उसके लिए फायदेमंद हो सकता था। ठीक है, मैं पंचों के साथ इस पर विचार करूंगा, सरपंच ने गंभीरता से कहा। लेकिन तुम किसी को मत बताना कि तुमने मुझसे यह बात की है। यह बहुत गंभीर आरोप है। कमली ने सहमति में सिर हिलाया और लौट गई। उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान थी, क्योंकि उसका पहला कदम सफल रहा था। उसी शाम सरपंच ने पंचायत की एक गुप्त बैठक बुलाई। गांव के 5 प्रमुख पुरुष उसमें शामिल हुए। देखो, यह मामला बड़ा नाजुक है, सरपंच ने बैठक शुरू करते हुए कहा। कमली का कहना है कि फुलवा जादू टोना करती है। अब हम सब जानते हैं कि कमली की बातों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या? एक बुजुर्ग पंच ने पूछा। फुलवा एक अच्छी औरत है सरपंच, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, लेकिन किशन के जाने के बाद उसका व्यवहार बदला है, सरपंच ने कहा। अब वह सोटी लेकर घूमती है और लोगों को धमकाती है। वह बस अपने घर की रक्षा कर रही है। दूसरे पंच ने कहा, गांव में कई चोर हैं जो अकेली औरतों को निशाना बनाते हैं। सरपंच ने मूंछें मरोड़ी। फिर भी हमें जांच करनी चाहिए। अगर वह निर्दोष है तो उसे डरने की कोई बात नहीं, और अगर वह सच में जादू टोना कर रही है तो गांव के लिए खतरा है। अंततः यह तय हुआ कि फुलवा के घर की तलाशी ली जाएगी सबूत ढूंढने के लिए। अगले दिन 2 मजबूत आदमी फुलवा के घर पहुँचे। फुलवा तब मरुस्थल से पानी भरकर लौट रही थी। उसके दोनों कंधों पर भारी मटके थे और माथे पर पसीने की बूंदें। अरे तुम लोग कौन हो? फुलवा ने हैरानी से पूछा और मटके नीचे रखते हुए उनकी तरफ हैरानी से देखा। हमें पंचायत ने भेजा है तुम्हारे घर की तलाशी लेने, उन्होंने छाती फुलाते हुए कहा। किस बात की तलाशी? फुलवा ने परेशान होते हुए पूछा। बहुत सवाल मत पूछो, बाहर जाओ और चारपाई पर बैठो, एक आदमी ने रुखाई से कहा। फुलवा समझ गई कि यह सब कमली का षड्यंत्र है। उसने गुस्से से कमली के घर की ओर देखा, जहां वह खिड़की से झांक रही थी एक धूर्त मुस्कान के साथ। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ, फुलवा ने कहा, लेकिन मेरे सामान का ध्यान रखना। वह बाहर खाट पर माई और सोनू के साथ बैठ गई। माँ, ये लोग कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? सोनू ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं बेटा, फुलवा ने उसे शांत करते हुए कहा। बस कुछ लोग हमें परेशान करना चाहते हैं। अंदर दोनों आदमियों ने धड़धड़ाते हुए तलाशी शुरू कर दी। उन्होंने अलमारियां खोली, बिस्तर उल्टे और यहाँ तक कि फर्श की मिट्टी भी खोदने लगे। ये क्या कर रहे हो? मेरा सामान क्यों तोड़ रहे हो? फुलवा चिल्लाई जब उन्होंने सोनू का छोटा सा खिलौना तोड़ दिया जो किशन ने उसे दिया था। चुप रहो, हम अपना काम कर रहे हैं, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। तभी उन्होंने एक कोने में फुलवा की सोटी देखी। वह देखो, वही है सोटी, एक ने दूसरे से कहा। कमली ने इसी के बारे में बताया था। वे सोटी की ओर बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे उसे छू पाते, फुलवा अंदर दौड़ी और सोटी उठा ली। यह मेरी है और तुम इसे नहीं छोगे, उसने सोटी को सीने से लगाते हुए दृढ़ता से कहा। देखो, यही है जादू वाली सोटी, देखो कैसे वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं। एक आदमी पीछे हटते हुए बोला, यह कोई जादू की सोटी नहीं है, यह सिर्फ एक लकड़ी है, फुलवा ने गुस्से से कहा, जो मुझे मेरे बेटे ने दी थी मेरी सुरक्षा के लिए। और अब तुम लोग मेरे घर से बाहर निकलो वरना। उसने सोटी को ऊपर उठाया और धमकी भरे अंदाज में चिल्लाई। दोनों आदमी डर गए और भागते हुए बाहर निकल गए, जैसे किसी भूत ने उन्हें डरा दिया हो। सरपंच को बताएंगे कि वह जादू करती है, वे चिल्लाते हुए भागे। फुलवा ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और चारों ओर देखा। सारा सामान बिखरा पड़ा था। माँ, क्या हुआ?
सोनू ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, फुलवा ने उसे गले लगाते हुए कहा। बस कुछ बुरे लोग हैं जो हमें परेशान करना चाहते हैं। क्या यह सब कमली के कारण है? सोनू ने मासूमियत से पूछा। फुलवा ने अपने बेटे को आश्चर्य से देखा। तुम्हें कैसे पता बेटा? मैंने उसे देखा था माँ, वह खिड़की से झांक रही थी जैसे वह हमेशा करती है जब आप नहीं होती। फुलवा ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को संभाला। ठीक है, पहले सफाई करेंगे फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि अब यह मामला निजी नहीं रहा, यह पूरे गांव का मामला बन चुका था। उसे अपने और अपने परिवार के लिए खड़े होना ही होगा। यह क्या बकवास है? फुलवा गुस्से से बोली और अपनी सोटी हाथ में लेकर पंचायत की ओर चल पड़ी। सोनू और माई उसके पीछे पीछे थे। मैं इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। क्या यह वही शांत विनम्र फुलवा थी? आज उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उसकी आंखों में ऐसी आग जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। गांव की चौपाल पर पंचायत जमा थी। फुलवा वहां पहुंची और सोटी जमीन पर पटकते हुए चिल्लाई, सरपंच, यह क्या नाटक है? तुमने मेरे घर में तलाशी के लिए आदमी क्यों भेजे? सरपंच ने डरते हुए जवाब दिया, हमें शिकायत मिली थी कि तुम जादू टोना करती हो। क्या? कौन ऐसा झूठ बोल सकता है? फुलवा ने पूछा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी, हालांकि वह जानती थी कि यह कमली का ही काम है। सरपंच ने कमली की ओर इशारा किया जो अपना घूंघट नीचे किए हुए दब्बूसी बैठी थी। फुलवा ने कमली को घूरा। तो यह तेरा षड्यंत्र है। तू मेरा पानी चुराती है, मेरी लकड़ियां चुराती है और अब मुझ पर झूठे आरोप लगाती है। मैंने कमली हकलाई, उसकी आवाज में डर था। सुनो सरपंच, फुलवा ने अपनी सोटी उठाते हुए कहा। अब उसकी आवाज में एक अलग ही दृढ़ता थी। मैं एक औरत हूँ लेकिन कमजोर नहीं। मेरा पति शहर गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी मेरे घर में घुसकर मेरा सामान चुरा ले, मेरी बदनामी करे या मेरे परिवार को परेशान करे। यह सोटी, उसने सोटी को ऊपर उठाया, यह मेरी रक्षा के लिए है, जादू के लिए नहीं। चौपाल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सरपंच चुप रहे, शर्मिंदगी से सिर झुकाए हुए। और अगर किसी ने फिर मेरे घर में बिना अनुमति के कदम रखा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, फुलवा ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में अजीब सी ताकत थी। वह मुड़ी और जाने लगी, लेकिन तभी सरपंच ने उसे रोका। रुको फुलवा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमें तुम्हारे घर की निगरानी रखनी होगी। अगर तुम वास्तव में निर्दोष हो तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। फुलवा ने सरपंच को घूरा, उसकी आंखों में अविश्वास था। निगरानी? क्यों? मुझ पर विश्वास नहीं है। यह सिर्फ एक सावधानी है, सरपंच ने कहा। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। फुलवा ने गुस्से से सिर हिलाया और गांव के लोगों की हैरत भरी निगाहों के बीच अपने घर की ओर चल दी। कमली अपने घर लौटकर जगत से बोली, देखा, अब पंचायत उस पर नजर रखेगी। जल्द ही वह पकड़ी जाएगी और फिर उसका घर हमारा होगा। जगत ने अपने हाथ मलते हुए खुशी से कहा। लेकिन कमली नहीं जानती थी कि फुलवा के अंदर अब एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी ताकत जिसे कोई जादू टोना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और अपने परिवार की रक्षा का संकल्प कहते हैं। पंचायत ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक विधवा औरत गंगा चाची की बहन लक्ष्मी को फुलवा के घर पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया। लक्ष्मी दिन भर फुलवा के घर के आसपास मंडराती रहती, बड़ा सा घूंघट निकाले जैसे वह सिर्फ टहल रही हो। माई, मुझे लगता है कि वह औरत हम पर नजर रख रही है, फुलवा ने एक दोपहर खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी सास से कहा। खिड़की के बाहर लक्ष्मी एक पेड़ के नीचे बैठी थी और कभी कभी उनके घर की ओर देख लेती थी। चिंता मत करो बेटी, माई ने धीरज से कहा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, उन्हें देखने दो। लेकिन फुलवा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने घर के अंदर कैद महसूस कर रही थी, जैसे कोई अपराधी हो। माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, सोनू ने अगली सुबह कहा। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। फुलवा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तुम्हें जाना होगा। पढ़ाई सबसे जरूरी है और चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा।
सोनू अनिच्छा से स्कूल गया, लेकिन जाते जाते वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, जैसे उसे डर हो कि वह अपनी माँ को आखिरी बार देख रहा है। दिन भर फुलवा ने अपना काम किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, जबकि लक्ष्मी की उपस्थिति उसे परेशान कर रही थी। शाम को जब वह अपने आंगन में बैठी रोटी बेल रही थी, उसने फैसला किया कि वह इस स्थिति का सामना करेगी। दीदी जी, फुलवा ने आवाज दी, क्या आप चाय पीना चाहेंगी? लक्ष्मी चौंकी और पकड़ी जाने पर झेंप गई। नहीं नहीं धन्यवाद, आप दिन भर से यहाँ हैं, थक गई होंगी। फुलवा ने आगे कहा, आइए थोड़ी देर बैठिए, मैं जानती हूँ कि आपको यहाँ क्यों भेजा गया है। लक्ष्मी ने असहज होकर इधर उधर देखा और फिर धीरे धीरे फुलवा के आंगन में आ गई, जैसे किसी जाल में फंस रही हो। बैठिए, फुलवा ने एक चारपाई की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाय लाती हूँ। लक्ष्मी चुपचाप बैठ गई, उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। फुलवा अंदर गई और 2 कप चाय लेकर लौटी, साथ में कुछ गुड़ के टुकड़े भी थे। लीजिए चाय पी लीजिए, फुलवा ने एक कप लक्ष्मी की ओर बढ़ाते हुए कहा। और बताइए, क्या मैं वास्तव में इतनी भयानक हूँ कि मुझ पर जासूसी करने के लिए आपको भेजा गया है? लक्ष्मी ने चाय का एक घूंट लिया और फिर नीचे देखा। मुझे मजबूर किया गया था फुलवा बहन, मैं विधवा हूँ और सरपंच ने मुझसे कहा कि अगर मैं यह काम नहीं करूँगी तो वे मेरी पेंशन रोक देंगे। फुलवा ने सहानुभूति से सिर हिलाया। मैं समझती हूँ बहन, यह तुम्हारा दोष नहीं है। दोनों ने शांति से चाय पी और फिर लक्ष्मी ने हिचकिचाते हुए पूछा, फुलवा क्या सच में तुम्हारी सोटी में? फुलवा मुस्कुराई, कोई जादू नहीं है लक्ष्मी, यह सिर्फ एक लकड़ी है जो मेरे बेटे ने मुझे दी थी मेरी रक्षा के लिए। मैं इसे इसलिए लेकर घूमती हूँ क्योंकि मुझे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। लक्ष्मी ने राहत की सांस ली। मैं जानती थी कि तुम ऐसी नहीं हो फुलवा, तुम हमेशा से ही एक अच्छी औरत रही हो। तो फिर तुम सरपंच को क्या बताओगी? फुलवा ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। लक्ष्मी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, सच, मैं उन्हें सच बताऊंगी कि तुम एक सामान्य औरत हो जो बस अपने परिवार की देखभाल कर रही है। फुलवा मुस्कुराई और लक्ष्मी का हाथ थाम लिया। धन्यवाद लक्ष्मी बहन, गांव में अब तुम्हारी एक दोस्त है। लक्ष्मी वापस चली गई और सरपंच को सच बताया, लेकिन कमली ने जब यह सुना तो वह तिलमिला उठी। उसने सरपंच से कहा, लक्ष्मी झूठ बोल रही है, फुलवा ने उसे भी अपने जादू में फंसा लिया है। सरपंच ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन कमली के लगातार बहकावे में आकर अंततः उन्होंने 2 आदमियों को रात में फुलवा के घर की निगरानी के लिए भेज दिया। ये दोनों गांव के युवक थे, खूब मजबूत लेकिन थोड़े अंधविश्वासी। रात के 11 बज चुके थे। देवगढ़ गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की झंझनाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे रात और भी डरावनी लग रही थी। गोपाल और जगदीश दोनों फुलवा के घर के पीछे एक पुराने बरगद के नीचे छिपे बैठे थे। दोनों के पास मोटे कंबल थे जिन्हें उन्होंने ओढ़ रखा था क्योंकि रात में ठंड बढ़ गई थी। यार ये सरपंच भी ना, गोपाल ने बुदबुदाते हुए कहा और अपने कंबल को अपने शरीर पर और कसकर लपेट लिया। हमें आधी रात को यूं भेज दिया जैसे हम कोई खिलौने हों। जगदीश ने गहरी सांस ली। उसकी सांस ठंडी हवा में धुएं की तरह बाहर निकली। हाँ, और वह भी उस औरत के घर के बाहर। कहते हैं जादू टोना करती है। वह डरते हुए और इधर उधर देखते हुए बोला। सुना है रात में काला जादू करती है और बलि भी चढ़ाती है। गोपाल ने उसे धीरे से घुड़का। चुप कर बेवकूफ, ऐसी बातें मत कर वरना मैं अभी भाग जाऊंगा। वह कुछ पल रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, वैसे तुझे क्या लगता है वो सच में ऐसा कुछ करती है? जगदीश अपने बाल सहलाता हुआ बोला, पता नहीं, लेकिन कमली ने तो यही कहा था और फुलवा उस सोटी को हमेशा अपने साथ रखती है। कहाँ से मिली उसे? तुझे नहीं लगता कि वो जादू की सोटी है? गोपाल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हो भी सकता है, वैसे भी उसके पति के जाने के बाद से वो बदल गई है, पहले इतनी मोहफट नहीं थी। जगदीश ने रहस्यमयी स्वर में कहा। इतने में उन्हें दूर से पायल और कंगन की आवाज सुनाई दी। छन 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 छन। आवाज धीरे धीरे पास आती गई, जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो।
दोनों के बदन में सिहरन दौड़ गई। सुन रहा है? गोपाल ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आंखें डर से फैल गई थी। जगदीश ने भी कान लगाकर सुना। हाँ, ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। आवाज पास आती गई। छन 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 छन। अब वह साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत पायल और कंगन पहने चल रही हो। जगदीश ने गोपाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे। पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। आवाज और तेज होती गई और उन्होंने देखा, एक आकृति अंधेरे से निकलकर आ रही थी। जैसे ही वह पास पहुंची, तभी बादलों के पीछे से चांद निकला और उन्होंने देखा, एक औरत बाल बिखरे हुए, साड़ी में लिपटी, पायल और कंगन से सजी धीरे धीरे ऐसे चल रही थी मानो नींद में हो। उसकी आंखें खुली थी, पर वो जैसे कुछ देख नहीं रही थी। भूत! भूत! दोनों एक साथ चीख पड़े। उनके चेहरे पर ऐसा भय था मानो मौत सामने खड़ी हो। गोपाल ने जगदीश का हाथ पकड़ा और दोनों अपने कंबल वहीं छोड़कर फुलवा के घर की ओर भागे, मानो उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो। वे फुलवा के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। खोलो, खोलो, बचाओ, भूत आ गया है। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पास के कुत्ते भी भौंकने लगे। कुछ ही पल में फुलवा ने दरवाजा खोला। वह एक हाथ में सोटी और दूसरे में मिट्टी का दिया लिए खड़ी थी। दिए की लौ में उसका चेहरा अजीब सी लाली में नहाया हुआ था। कौन है? क्या हुआ? फुलवा ने पूछा। उसकी आंखें नींद से लाल थी, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। डरे हुए दोनों आदमी बिना पूछे ही अंदर घुस गए। वे इतने भयभीत थे कि उनके पैर भी कांप रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फुलवा ने फिर पूछा। इस बार आवाज में थोड़ी सख्ती थी। सोनू भी जाग चुका था और दो अनजान लोगों को घर में आया देखकर घबरा गया था। वहाँ बाहर भूत है, गोपाल ने हकलाते हुए कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। भूत? कहाँ? फुलवा की भौहें सिकुड़ गईं। वहाँ बरगद के पास एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, पायल बजाती हुई। जगदीश ने कांपती आवाज में कहा। फुलवा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। वह खिड़की की ओर बढ़ी और बाहर झांका। चांदनी में उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे चल रही थी, जैसे नींद में हो। फुलवा के होठों पर मुस्कान आई। यह तो कमली है, उसने कहा। वह नींद में चल रही है। कमली? दोनों एक साथ अविश्वास से बोले। हाँ, कमली। फुलवा ने सोटी नीचे रखते हुए कहा। सुना था कि उसे नींद में चलने की आदत है, लेकिन आज पहली बार देखा। गोपाल और जगदीश ने झुककर खिड़की से बाहर देखा। वाकई वो कमली ही थी, वही औरत जिसने फुलवा पर जादूटोना करने का इल्जाम लगाया था। अब खुद भूत जैसी हरकतें कर रही थी। लेकिन ये तो जगदीश हकलाया। फुलवा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। डरो मत, कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, गोपाल ने पसीना पोंछते हुए कहा। पर हमें तो वो सच में भूत ही लगी। हम तो डर के मारे। फुलवा हंस पड़ी। अच्छा, अब दोनों बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। उसने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी और तीनों बैठकर इंतजार करने लगे, जबकि बाहर कमली अब भी अपनी नींद की दुनिया में खोई घूम रही थी। सुबह का सूरज पूरब से चमकने लगा था, देवगढ़ के खेतों को सुनहरी रोशनी से नहलाते हुए। गांव में चहल पहल शुरू हो गई थी। औरतें चूल्हे जला रही थी, किसान अपने खेतों की ओर निकल रहे थे और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन आज गांव में एक अलग सी हलचल थी। रात की घटना की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। सरपंच के दालान में फिर से पंचायत बुलाई गई थी और इस बार सारा गांव वहां जमा हो रहा था। सरपंच अपनी चारपाई पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उनके दाएं बाएं 5 पंच बैठे थे, सभी गांव के बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति। सामने बैठे थे गांववासी स्त्रियां एक ओर और पुरुष दूसरी ओर। फुलवा भी वहां पहुंच चुकी थी अपनी माई और सोनू के साथ। उसने आज हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिससे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का एक अलग रंग निखर कर उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। उसके हाथ में अब भी वही सोटी थी जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। सामने की ओर कमली बैठी थी।
उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसका पति जगत भी उसके साथ था। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। सरपंच ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और बोलना शुरू किया, देवगढ़ के सज्जनों, हम आज यहाँ एक बहुत ही अजीब मामले में फैसला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कमली ने फुलवा पर जादूटोना करने का आरोप लगाया था। हमने इस मामले की जांच के लिए गोपाल और जगदीश को भेजा था फुलवा के घर की निगरानी करने के लिए। उन्होंने गोपाल और जगदीश की ओर इशारा किया जो अभी भी रात के अनुभव से सहमे हुए लग रहे थे। गोपाल और जगदीश, अपनी बात पंचायत के सामने रखो। गोपाल खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर अभी भी रात का डर झलक रहा था। सरपंच जी, हम दोनों रात को फुलवा के घर के पीछे बरगद के नीचे छिपे थे, जैसा कि आपने आदेश दिया था। जब आधी रात हुई तो हमने एक अजीब आवाज सुनी, पायल और कंगन की। फिर हमने देखा, उसकी आवाज कांपी। क्या देखा? सरपंच ने आगे झुकते हुए पूछा। हमने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, पायल बजाती हुई धीरे धीरे चल रही थी। जगदीश ने आगे बताया। हम डर गए और फुलवा के घर की ओर भागे और जोर जोर से उसके घर का दरवाजा पीटते लगे। कमली के चेहरे का रंग उड़ गया, वह जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। जगदीश ने अपनी बात जारी रखी। जब फुलवा ने दरवाजा खोला तो हमने उसे सब बताया। उसने खिड़की से बाहर देखा और हमें बताया कि वह कोई भूत नहीं बल्कि कमली थी जो नींद में चल रही थी। पंचायत स्थल पर छाया सन्नाटा अचानक टूट गया। सरपंच भगत सिंह के चेहरे पर गंभीरता का भाव था। उनकी मूंछें तनी हुई थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कमली को गहरी नजरों से देखा जो अब शर्म से झुक गई थी। कमली, क्या तुम्हें नींद में चलने की आदत है? कमली कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थी। उनकी बात पूरी होने से पहले ही कमली का पति जगत उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब तक छिपी हुई चिंता और शर्मिंदगी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह हल्के से खांसा और अपने हाथ जोड़कर बोला, हाँ सरपंच जी, मेरी पत्नी को बचपन से ही नींद में चलने की आदत है। पूर्णमासी की रातों में यह और भी बढ़ जाती है। वह रुका, जैसे शब्द चुन रहा हो। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, दरवाजे पर कुंडा लगाना, रात में जागते रहना, शहर के डॉक्टर से दवाई भी लाया, लेकिन यह मेरी बात नहीं सुनती। सरपंच ने अपनी भौहें सिकोड़ी। और तुमने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया जब तुम्हारी पत्नी फुलवा पर झूठे आरोप लगा रही थी? जगत ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। मुझे डर था कि लोग मेरी पत्नी का मजाक उड़ाएंगे। कमली, सरपंच की आवाज में अब कड़कपन था। तुमने हमसे झूठ बोला, पूरे गांव को गुमराह किया। तुमने कहा था फुलवा जादूटोना करती है, लेकिन तुम खुद ही। कमली अब भी चुप थी, पर उसके चेहरे पर अब शर्म के साथ साथ गुस्सा भी था। वह जैसे अपने आप से लड़ रही थी, एक और उसका अहंकार, दूसरी ओर सत्य का सामना करने का डर। पूरा गांव जगत के इस खुलासे पर हंसने लगा। कुछ युवक एक दूसरे को कोहनी मारकर इशारे करने लगे। महिलाएं अपना मुंह पल्लू से छिपाकर खिलखिलाने लगी। लगभग सभी के चेहरों पर मजाक का भाव था, सिवाय फुलवा के, जो गंभीरता से इस स्थिति को देख रही थी। कमली की गर्दन झुक गई, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, मानो उसके गाल तप्त अंगारों से जलने लगे हों। उसकी आंखों में आंसू तैर आए थे, पर वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही थी। सरपंच ने दोनों हाथों से सबको शांत करने का इशारा किया। बस करो सब लोग, उनकी आवाज गूंजी। फिर उन्होंने कमली की ओर देखा। इस बार उनकी आंखों में क्रोध था। और तुमने इसके बावजूद फुलवा पर झूठे आरोप लगाए, एक ऐसी औरत पर जो अकेली अपनी बूढ़ी सास और छोटे बेटे का पालन पोषण कर रही है। शर्म नहीं आई तुम्हें? कमली अब बिल्कुल चुप थी, जैसे किसी ने उसकी जुबान ही छीन ली हो। उसके कंधे झुके हुए थे और आंखें जमीन पर गड़ी हुई थी। तभी फुलवा अपनी जगह से उठी। उसने अपनी सोटी को मजबूती से थामा और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो कल तक नहीं था। लोगों ने उसे रास्ता दिया। कुछ के चेहरों पर अब सम्मान का भाव था। फुलवा पंचायत के बीच आकर खड़ी हो गई। सुबह की धूप में उसका चेहरा चमक रहा था। सरपंच जी, उसने स्पष्ट और दृढ़ आवाज में कहा, मैं कमली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती।
सरपंच ने अचरज से भौहें उठाई। लेकिन फुलवा, उसने तुम्हें इतना परेशान किया, तुम्हारी बदनामी की। फुलवा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। मैं जानती हूँ सरपंच जी, लेकिन मैं बस यह चाहती हूँ कि कमली माफी मांगे, न केवल मुझसे बल्कि पूरे गांव से जिन्हें उसने गुमराह किया। सरपंच ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। फुलवा ठीक कहती है कमली, क्या तुम माफी मांगने को तैयार हो? कमली ने, जो अब तक झुकी हुई थी, अचानक अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा और अहंकार था जो पहले था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे अभी भी यकीन है कि फुलवा कुछ न कुछ जादू टोना करती है। उस सोटी को देखो, वह हमेशा उसे अपने साथ क्यों रखती है। पंचायत में फिर से हलचल मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कई के चेहरों पर नाराजगी के भाव थे। तभी फुलवा अचानक 2 कदम आगे बढ़ी और उसने अपनी सोटी उठाकर जमीन पर जोर से पटकी। टक की आवाज से सारा शोर थम गया। लोगों ने चौंक कर देखा। फुलवा की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। तो फिर उसने कमली के करीब आते हुए अपनी सोटी को उठाकर कहा। कमली के चेहरे पर अचानक भय का भाव दौड़ गया। वह एक कदम पीछे हटी और फिर जैसे अचानक सारा साहस खो दिया हो, उसने झट से कहा, ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं माफी मांगती हूँ फुलवा, वह अपने पति की ओर एक नजर डालते हुए बोली, और गांव के सभी लोगों से भी। मैंने फुलवा पर झूठे आरोप लगाए। मुझे ईर्ष्या थी उससे, क्योंकि वह अकेली होने के बावजूद मुझसे ज्यादा साहसी और मजबूत है। सारा गांव एक साथ तालियां बजाने लगा। कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, कुछ के चेहरों पर राहत का भाव। फुलवा ने जीत हासिल की थी, न केवल कमली के खिलाफ बल्कि अपने अंदर के डर के खिलाफ भी। माई, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक बोली, वाह बेटी, तूने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में होती है। सरपंच ने भी सहमति में सिर हिलाया। फुलवा, तुमने आज पूरे गांव को एक सबक सिखाया है, इसलिए मैं फैसला करता हूँ कि आज से तुम हमारी पंचायत में महिलाओं की प्रतिनिधि होगी। यह सुनकर सभी ने ताली बजाई। फुलवा के चेहरे पर विश्वास से भरी मुस्कान थी और आंखों में एक नई चमक थी। 5 महीने बीत गए। देवगढ़ ने मौसमों के कई रंग देखे, बरसात के हरे भरे दिन, शरद ऋतु की सुनहरी किरणें, और अब सर्दी के ठंडे दिन शुरू हो रहे थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव को अपनी गर्माहट से नहला रही थी, फुलवा अपने आंगन में एक छोटी सी चारपाई पर बैठी थी। उसके पास उसका बेटा सोनू बैठा था, जिसकी मासूम आंखें कभी कभी अपनी माँ को देख लेती और फिर किसी सोच में खो जाती। फुलवा आज थोड़ी अलग लग रही थी। उसने नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर छोटे छोटे सुनहरे फूल बने थे। उसके बाल अब पहले से थोड़े लंबे हो गए थे और उसने उन्हें एक साधारण सी चोटी में बांध रखा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वह किसी अच्छे सपने से जागी हो। वह अपनी माई के लिए एक स्वेटर बुन रही थी, वही बुनाई जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थी अपने जीवन के आखिरी दिनों में। बुनाई की सलाइयाँ टक टक की आवाज करती हुई एक दूसरे से टकरा रही थी और धूप में चमक रही थी। अचानक सोनू उठकर बैठ गया और फुलवा का हाथ थामकर दरवाजे की ओर इशारा किया। फुलवा ने नजर उठाकर देखा, उसके आंगन के दरवाजे पर कमली खड़ी थी। वह आज हरे रंग की साड़ी में, जिस पर लाल किनारी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उसके हाथों में एक छोटा सा पीतल का बर्तन था जिसे उसने एक साफ कपड़े से ढक रखा था। फुलवा, कमली ने थोड़ा हिचकते हुए आवाज लगाई। फुलवा ने अपनी बुनाई रोकी और मुस्कुराकर कहा, अरे कमली, आओ, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? कमली ने हल्के कदमों से आंगन में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर अब वह घमंड और कटुता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों में एक नरमी थी, एक विनम्रता। हाँ, सब ठीक है, उसने कहा और अपना बर्तन आगे बढ़ा दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। फुलवा के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। मेरे लिए? कमली ने सिर हिलाया। हाँ फुलवा, कमली ने बर्तन से कपड़ा हटाते हुए धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है,
ताज़ा बना हलवा सुनहरे रंग में चमक रहा था। उस पर काजू और किशमिश के टुकड़े सजे हुए थे। हलवे की मीठी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। फुलवा ने हैरानी से पूछा, हलवा मेरे लिए? लेकिन क्यों? कमली ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। उसके गालों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। हाँ, उसने सिर झुकाते हुए कहा, मैं माफी मांगना चाहती हूँ फुलवा। सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। फुलवा के चेहरे पर कोमल मुस्कान उभरी। उसने सोनू को हल्के से इशारा किया और वह वहां से चला गया। फिर उसने कमली को चारपाई पर बैठने का इशारा किया। पर तुमने तो पंचायत में ही माफी मांग ली थी, फुलवा ने हलवे का बर्तन लेते हुए कहा। कमली ने गहरी सांस ली। वह सिर्फ डर की वजह से थी। मैंने सच में मन से माफी नहीं मांगी थी, लेकिन इन महीनों में मैंने बहुत सोचा है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया था। फुलवा ने हलवे से एक छोटा सा टुकड़ा लिया और चखा। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, उसने प्रशंसा से कहा। कमली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। नहीं फुलवा, मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की। मैंने देखा कि तुम कितनी मेहनती हो, कितनी साहसी हो। तुम्हारे पति के जाने के बाद भी तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी माई का भी ख्याल रखा और अपने बेटे सोनू को भी मजबूती से बड़ा किया। उसकी आंखें नम हो गईं। और मैं हमेशा डरी रही अपनी इस आदत से, लोगों की राय से। इसलिए मैंने दूसरों पर आरोप लगाए, उनकी निंदा की ताकि कोई मेरी कमजोरियों को न देख सके। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर गाल पर लुढ़क गया। मैं भी अब ऐसी बनना चाहती हूँ, मजबूत, साहसी तुम्हारी तरह। फुलवा ने हलवे का बर्तन एक तरफ रख दिया। कोई बात नहीं कमली। कमली के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसने कोमल स्वर में कहा, हम सब कभी न कभी गलती करते हैं और उनसे सीखते हैं। तुम मुझे माफ कर सकती हो? कमली ने अविश्वास से पूछा। फुलवा ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराई। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया कमली। हम सब एक ही गांव के हैं, एक ही परिवार जैसे। कमली के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान उभरी। फुलवा तुम वाकई बहुत अच्छी हो। फुलवा उठी और कमली के कंधे पर हाथ रखा। तो फिर आज से हम साथ चलेंगे, उसने कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक रही थी। एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। कमली ने आंखें भर कर सिर हिलाया। हाँ फुलवा, मैं वादा करती हूँ। उसी क्षण सोनू अचानक दौड़ता हुआ आंगन में आया और उत्साहित आवाज में बोला, माँ कोई आ रहा है, बहुत बड़ा बैग लेकर। फुलवा और कमली दोनों ने मुड़कर देखा। सूरज की किरणों के बीच एक छाया दिखाई दी, एक आदमी की, लंबी और मजबूत, जो धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ रही थी। वह कौन है? कमली ने पूछा। जैसे जैसे आकृति पास आई, फुलवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आकृति, वह चाल, वह ढंग, यह तो किशन है। फुलवा की आवाज धीमी थी, जैसे वह डर रही हो कि कहीं यह कोई सपना न हो। और फिर आकृति पूरी तरह सामने आ गई। हाँ, वह किशन ही था, फुलवा का पति, जो 2 साल पहले काम की तलाश में शहर गया था और फिर अब तक वापस नहीं आया था। किशन, फुलवा की आवाज इस बार उत्साह और विश्वास से भर गई। वह दौड़ पड़ी अपनी सोटी वहीं छोड़कर। किशन ने अपनी बाहें फैला दी और फुलवा उनमें समा गई। उसने उसे उठाकर हवा में घुमा दिया, जैसे वे नए नए विवाहित जोड़े हों। दोनों की हंसी पूरे आंगन में गूंज उठी, मानो सारे दुख धूल की तरह हवा में उड़ गए हों। तुम वापस आ गए, फुलवा ने कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। किशन ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। उसकी आंखों में भी भावनाओं का सैलाब था। हाँ, मैं वापस आ गया, उसने कहा। मुझे शहर में अच्छा काम मिल गया है, एक कारखाने में मैनेजर की नौकरी। अब हम सब अच्छे से रह सकेंगे फुलवा। मैं तुम्हें, माई को और सोनू को शहर ले जाऊंगा, एक अच्छे से घर में। फुलवा उसे देखती रही, जैसे आंखों से पी रही हो। तुमने इतने दिनों तक कोई खबर क्यों नहीं भेजी? मैंने कितना इंतजार किया, कितना रोई। किशन के चेहरे पर पछतावा उभर आया। माफ करना फुलवा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पहले तो मुझे कोई काम नहीं मिला, फिर जब मिला तो मैं चाहता था कि पहले कुछ पैसे जमा कर लूं, ताकि जब लौटूं तो खाली हाथ न आऊं। कमली, जो अब तक चुपचाप यह दृश्य देख रही थी,
धीरे से मुस्कुराई और पीछे हटने लगी। इस मिलन के क्षण में वह दखल नहीं देना चाहती थी। अरे रुको कमली, किशन ने कहा, तुम भी इस खुशी की हिस्सेदार हो। कमली ने अविश्वास से सिर उठाया। मैं? किशन ने सिर हिलाया। हाँ तुम। रास्ते में मुझे जगत भैया मिले, उन्होंने मुझे सब बताया, कैसे तुमने फुलवा पर आरोप लगाया और फिर कैसे सच सामने आया। उसके होठों पर मुस्कान थी पर एक गंभीरता भी थी। उन्होंने यह भी बताया कि फुलवा ने कैसे सबके सामने तुम्हारा सामना किया अपनी सोटी के साथ। मैं जानता हूँ मेरी फुलवा हमेशा से साहसी रही है, लेकिन इतनी मजबूत, यह जानकर मुझे बहुत गर्व हुआ। फुलवा ने हैरानी से किशन की ओर देखा। और तुम गुस्सा नहीं हुए कमली पर? किशन ने सिर हिलाया। नहीं फुलवा, गुस्से से क्या होगा। और फिर अगर यह सब नहीं होता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी पत्नी कितनी बहादुर है। उसने फुलवा की ओर प्यार से देखा। जब मैं गया था तब वह इतनी शर्मीली थी कि किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाती थी, और अब वह इतनी बहादुर है कि पूरे गांव का सम्मान जीत लिया है। फुलवा शर्मा गई, उसके गाल लाल हो गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अपनी साड़ी का पल्लू घुमाते हुए उसने कहा, मैंने तो बस वही किया जो सही था। माई ने गर्व से अपनी बहू को देखा। हाँ यही तो बहादुरी है बेटी, सही के लिए खड़े होना, चाहे सामने कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न हो। किशन ने तब अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक सुंदर सा रेशमी कपड़ा निकाला, गहरे लाल रंग का, सुनहरे धागों से कड़ा हुआ। यह तुम्हारे लिए फुलवा, उसने कहा। जब मैंने इसे बाजार में देखा तो मुझे तुरंत तुम्हारी याद आ गई। मैं जानता था कि यह तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। फुलवा ने कपड़े को लेकर अपने गाल से लगा लिया जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। यह बहुत खूबसूरत है किशन, उसने धीमे से कहा। किशन ने अपनी जेब से एक और छोटा सा पैकेट निकाला, इस बार एक मखमली डिबिया। और यह भी, उसने डिबिया खोलते हुए कहा। उसमें एक सुंदर सा हार था, चांदी का बना, जिस पर छोटे छोटे मोती और हरे पत्थर जड़े थे। फुलवा ने हार को छुआ, उसकी उंगलियां कांप रही थी। यह तो बहुत महंगा होगा, उसने अविश्वास से कहा। किशन ने हार को उठाकर फुलवा के गले में पहना दिया। तुम्हारे लिए कुछ भी महंगा नहीं है फुलवा, उसने प्यार से कहा। तुम्हारे सब्र, तुम्हारे त्याग, तुम्हारे साहस के आगे यह तो कुछ भी नहीं है। माई ने अपनी पोटली से एक छोटा सा आईना निकाला और फुलवा को दिया। देखो कितनी सुंदर लग रही हो। फुलवा ने आईने में देखा और अपना गला छुआ जहां हार चमक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे पर इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने अपनी नजर उठाकर कमली की ओर देखा जो अभी भी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। कमली तुम भी आओ, फुलवा ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा। देखो किशन मेरे लिए क्या लाया है। कमली ने हार को देखा और मुग्ध हो गई। वाह फुलवा, यह तो बहुत सुंदर है। तुम्हारे गले में ऐसा लग रहा है जैसे इसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया हो। उसकी आवाज में अब कोई ईर्ष्या नहीं थी, सिर्फ सच्ची प्रशंसा थी। किशन ने फिर से अपना झोला खंगाला और इस बार एक छोटा सा पैकेट निकालकर कमली की ओर बढ़ाया। और यह तुम्हारे लिए कमली, उसने कहा। कमली आश्चर्यचकित रह गई। मेरे लिए? लेकिन क्यों? किशन ने मुस्कुराकर कहा। क्योंकि तुमने मेरी पत्नी से माफी मांगी और अब तुम उसकी दोस्त हो। मेरी पत्नी की दोस्त मेरी भी दोस्त है। कमली ने संकोच के साथ पैकेट लिया और उसे खोला। उसमें एक जोड़ी सुंदर कांच की चूड़ियां थी, हल्के नीले रंग की, जिन पर चांदी के तारे बने थे। अरे वाह! कमली की आंखें चमक उठीं। यह तो बहुत सुंदर हैं। उसने चूड़ियां अपनी कलाई में पहन ली और हाथ हिलाकर देखा कि कैसे वे सूरज की रोशनी में चमक रही थी। माई ने प्यार से अपने बेटे को देखा। तुम तो सचमुच बदल गए हो बेटा। पहले तुम इतने उदार और समझदार नहीं थे। तभी सोनू, जो अब तक उत्सुकता से अपने पिता को देख रहा था, आगे बढ़ा और बोला, बाबा अब हम सब साथ चलेंगे ना? किशन ने उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा सोनू, अब हम सब साथ रहेंगे हमेशा। फिर उसने ढेर सारे खिलौने निकालकर सोनू की गोद में भर दिया। सोनू खुशी के मारे उछल पड़ा। किशन ने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखा। शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है माई, और सबसे बड़ी बात, वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि हमारा यह छोटा सा गांव
हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, इनका कितना मूल्य है। उसने फिर से फुलवा को देखा जो अपनी सोटी के पास खड़ी थी, और मुझे यह भी समझ आया कि मैंने अपनी पत्नी का कितना कम सम्मान किया था। शहर में जब मैं अकेला था तब मुझे एहसास हुआ कि फुलवा कितनी मजबूत है। अकेले रहना, सास का ख्याल रखना, घर संभालना और फिर गांव वालों की बातें भी सहना। फुलवा ने अपनी सोटी की ओर देखा जो अब घर के कोने में रखी थी। वह सोटी जिसे वह अपनी ताकत का प्रतीक समझती थी, अब उसे इसकी उतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि किशन लौट आया था, लेकिन वह सोटी उसे हमेशा उसके साहस की याद दिलाती रहेगी। माई मुस्कुरा उठी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य पूरा कर लिया हो। देखा बेटी, उन्होंने फुलवा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, भगवान सब देखते हैं, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मेहनत सब रंग लाई है। माई ने कमली की ओर भी देखा और उसे पास बुलाया। और तुम बेटी कमली, तुमने भी एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। गलती करना मानव स्वभाव है, पर उसे स्वीकार करना और माफी मांगना, यही सच्ची बहादुरी है। किशन, फुलवा और कमली तीनों ने माई की ओर आदर से देखा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उन्होंने जीवन का कोई गहरा सत्य जान लिया हो। तभी सोनू आगे बढ़ा और बोला, माई, अब हम सब साथ रहेंगे ना? किशन ने उसे गोद में उठा लिया और मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा सोनू, अब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। सोनू ने खुशी से किशन का गाल चूमा और फुलवा से लिपट गया। फुलवा ने उसे अपनी गोद में भर लिया और प्यार से उसके बाल सहलाए। बाहर देवगढ़ गांव पर सूरज अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। खेतों में हरियाली लहरा रही थी, पक्षी आकाश में मुक्त उड़ान भर रहे थे और हवा में एक नई ताजगी थी। यह एक नए दिन की शुरुआत थी, न केवल फुलवा और किशन के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। एक ऐसा दिन जो नई उम्मीदों, नए सपनों और नई शुरुआतों से भरा था। गांव के छोटे छोटे मकानों के ऊपर इंद्रधनुष बन रहा था, जैसे प्रकृति भी इस पुनर्मिलन का जश्न मना रही हो। देवगढ़ गांव में एक नई सुबह उग रही थी, साहस, क्षमा और प्रेम की सुबह। और फुलवा की सोटी जो कभी उसकी कमजोरी का प्रतीक थी, अब उसकी ताकत बन गई थी। एक ऐसी निशानी जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी कि कैसे एक साधारण महिला ने अपने साहस से न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। धन्यवाद।